यस गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है या नहीं। जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। यस हर्ष, गुड इवनिंग। सुरवा, गुड इवनिंग। तानिया, गुड इवनिंग। दीक्षा, गुड इवनिंग। हर्ष, गुड इवनिंग। यस, ओके। शुभम बोले सर, आपकी तरह देखे देखे ये आंखें भीग रही हैं। हे भगवान, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। शुभम, तुम्हारी बात ही समझ नहीं आ रही। यस वर्णन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुरभा, गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग जानवी। यस, चलो गाइज, आज अपन चलेंगे। आज की क्लास मेरी इच्छा है थोड़ी सी लंबी लेने की। आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी लंबी क्लास लूं। वैसे अब आने वाले दिन में भी अब मैं थोड़ी सी क्लास की ड्यूरेशन को इंक्रीज करूंगा ताकि हम लोग अपना कोर्स और भी जल्दी कंप्लीट कर ले। ठीक है, अच्छा। शुभम बोल रहे हैं सर, आपका वेट करते करते हमारी आंखें जो है वो भीग गई हैं। क्या बात है। यस आकर्ष, गुड इवनिंग। चलो मेरे बच्चों, तो अब गुड इवनिंग हो गई है सबसे, और अब मुझे लग रहा है कि अब अपने को शुरू कर देनी चाहिए अपनी पढ़ाई। तो भैया, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो आ जाओ। आइए दोस्तों, मेरे साथ में अब आप सब बच्चे अब यहां पे पॉइंट नंबर 2 लिखना शुरू करेंगे। कल मैंने आप लोगों को 3 सेक्टर इकोनॉमी में मनी का फ्लो कैसे होता है, फंड्स का फ्लो कैसे होता है, वो सर्कुलर फ्लो का डायग्राम जो है वो मैंने आप लोगों को बनवा दिया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो डायग्राम आप लोगों को पूरी तरह आ गया होगा। यस चंचल, गुड इवनिंग। दर्शन, गुड इवनिंग। अब वो जो चार्ट है वो तो आप लोगों को आ गया है। अब आप लोगों को मालूम है, अब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम। पहली चीज तो इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में मैं आपको इनकम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है। तो वो जो अपना इनकम वाला फॉर्मूला है वो आप लोगों को सिखाऊंगा। और तीसरा मल्टीप्लायर वाला जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा। तो भाई साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज की क्लास में काफी सारी पढ़ाई होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग बिल्कुल तैयार है इस बहुत सारी पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ में हेडिंग डाल दीजिए, पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर मॉडल। तो ये लीजिए बेटा, 3 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, अब आप लोग मेरे साथ में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बेटा यहां पे मैं आपके साथ में ग्राफ बनाने वाला हूं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो ग्राफ मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं, ये ग्राफ आप लोगों को, सब लोगों को, अब अपन लोग इतनी बार बना चुके हैं कि अब आप लोगों को ये ग्राफ बनाने में कोई खास दिक्कत वाली बात आनी नहीं है। लेकिन ग्राफ से पहले मैं आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक जो है वो मैं आप लोगों को समझा दूं। अच्छा बेटा, आज मैं आप लोगों के साथ में एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पीछे वाले पॉइंट्स को भी आप लोगों के लिए कनेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फैक्टर, जो हमारा प्रोडक्शन है, हमने जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन किया, ऑब्वियस बात है उतना ही पैसा हमने फैक्टर पेमेंट किया होगा। क्योंकि आप तो जानते हो बेटा, सारे फैक्टर्स के मालिक कौन है? हाउस होल्ड। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने पूरे भारतवर्ष में अगर 5 ट्रिलियन डॉलर का अगर प्रोडक्शन हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है जो फैक्टर पेमेंट है वो भी 5 ट्रिलियन डॉलर का हुआ होगा। तो जो फैक्टर पेमेंट है वो भी प्रोडक्शन के बराबर है, और जो फैक्टर पेमेंट है वही फैक्टर रिसीट है। मतलब जितना आपने फैक्टर को पेमेंट किया उतना ही फैक्टर ने, हाउस होल्ड ने रिसीव किया। और बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी नेशनल इनकम
मेरे टोटल प्रोडक्शन के बराबर है। मतलब जितनी मेरी नेशनल इनकम है उतना ही मेरे देश का टोटल प्रोडक्शन है। यस और नो? मुझे इस बात का जल्दी से जवाब दे दो बेटा। आपको मालूम है अगर भारत में इस साल 5 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन 5 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है तो फैक्टर पेमेंट भी 5 ट्रिलियन डॉलर का होगा। तो हाउसहोल्ड की जो इनकम है, हाउसहोल्ड की जो हाथ में पैसा आ रहा है, फैक्टर की जो रिसीट है वो भी 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। और ऑब्वियस सी बात है वही हमारे देश की नेशनल इनकम भी होगी। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितनी हमारे देश की इनकम है उतना ही हमारे देश का प्रोडक्शन है? सही बात है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जितनी नेशनल इनकम है उतना ही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, उतना ही हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन है। सही बात है। अब मैं इस लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा और इस लॉजिक का इस्तेमाल करके मैं यहां पे एक बात लिखूंगा कि सर हमारे देश की जो एग्रीगेट सप्लाई है, अब आप लोग समझ गए होंगे एग्रीगेट सप्लाई मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है वो किसके बराबर है? सर ऑब्वियस सी बात है वो हमारी नेशनल इनकम के बराबर है, वो हमारी नेशनल इनकम के बराबर है। अच्छा, अब मुझे एक बात मुझे बताओ, ये जो हमारी नेशनल इनकम है ये सारा का सारा पैसा लोगों के पास, फैक्टर्स के पास पहुंच गया। अब उन्होंने इस पैसे से क्या क्या लिया होगा जरा सोच के बताओ। मतलब उनके पास जो पैसा आया उस पैसे से उन्होंने क्या क्या किया होगा वो सोच के बताओ। तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब मेरे पास में पैसा आया तो मैंने पैसे को थोड़ा पैसा कंज्यूम किया होगा, प्लस थोड़ा पैसा मैंने सेव किया होगा, थोड़ा पैसा मैंने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, थोड़ा पैसा मैंने सेव किया होगा, और मेरे बच्चों आपने थोड़े पैसे का टैक्स भी भरा होगा सरकार को। हाँ कि ना? अब सोच के देखो, मैं अपनी बात करता हूं। भाई साहब एक बात सोचो कि मैंने इस साल 10 करोड़ रुपया कमाया। सर वाकई में? अरे बेटा 10 करोड़ छोड़ो, तुम तो मेरी आर्थिक हालात के बारे में पूछो ही मत, कुछ नहीं कमाते। मतलब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, ठीक है। पर मैं गरीब आदमी हूं, पर जब एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मैं अपने आप को अमीर बना के दूंगा ना। तो मैंने बोला दोस्तों मान लो कि अगर मेरी इनकम इस साल की, मेरी रिसीट, मेरे हाथ में पैसा आया 9 करोड़, तो ऑब्वियस सी बात है मान लो इसमें से 3 करोड़ तो सरकार ले जाएगी टैक्स में, सरकार ले जाएगी टैक्स में। जो बचे 7 करोड़ रुपए उसमें से मान लो कि मैंने 2 करोड़ रुपया सेव कर लिया, 2 करोड़ रुपया मैंने सेव कर लिया, और बाकी का जो 5 करोड़ रुपया है वो मैंने खर्च कर दिया। तो बाकी का जो 5 करोड़ रुपया है वो मैंने खर्च कर दिया। अब मेरी बात को सोचो कि अगर आप आम आदमियों के हाउस होल्ड के कंजम्पशन को, सेविंग को और उनके द्वारा सरकार को दिए गए टैक्स को अगर आप जोड़ लोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास में नेशनल इनकम आ जाएगी। और आप लोग जानते हो जो आपकी नेशनल इनकम है वही आपके देश का टोटल प्रोडक्शन है, वही आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। जल्दी से मुझे बताओ ये वाला पॉइंट जो है वो आया या नहीं आया? ये छोटी छोटी सी बातें यार, मैं तुम्हें सच बताऊं बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर मैं तुमको बताऊं मेरे दिमाग में तो यही वाली बात फिट होने में दिक्कत आती है कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर कैसे हुई। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब लिखते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो मुझे समझ ही नहीं आता यार ये सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर क्यों है। लॉजिक क्या है कि जितना प्रोडक्शन है उतनी ही तो इनकम है। तो आप इनकम क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन भी इतनी वैल्यू का हुआ होगा, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो प्रोडक्शन के बदले ही तो हुई है। उसी तरीके से यहां पर ध्यान से दिमाग लगा के सोचो कि एक आम आदमी की जो आमदनी है उसमें या तो वो कंज्यूम करेगा या वो सेव करेगा और सरकार को टैक्स भरेगा। अगर मैं यहां पर तीनों चीजों को जोड़ लूं तो मैंने आम आदमी की इनकम का टोटल लगा लिया, मैंने नेशनल इनकम का पता लगा लिया, और जितनी मेरी नेशनल इनकम है उतना ही मेरा एग्रीगेट सप्लाई है, उतना ही मेरा प्रोडक्शन है। यस, आकर्ष ने मुझे बोल दिया सर बात आ गई है समझ में, हर्ष ने बोल दिया गॉट इट, ठीक है, और बाकी लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया है तो मैं मान लेता हूं कि उनकी बात आ गई है, उनको बात समझ में आ गई है। अच्छा, लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं नंबर 2, एग्रीगेट
डिमांड के बारे में। और बेटा एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि पूरे बाजार में कितने रुपए का सामान खरीदा और बेचा गया है। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे बाजार में कितने रुपए का सामान खरीदा गया है और बेचा गया है, उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब मेरी बात को सुनना। अब बात आती है कि सर जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी नेशनल इनकम के बराबर होती है। बेटा ये इनकम मेथड है, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, लेकिन दोनों मेथड में पहुंचोगे तो नेशनल इनकम पे ही। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी नेशनल इनकम के बराबर ही होती है। सही बात है। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब एग्रीगेट डिमांड जो है मतलब बाजार में कितने रुपए का माल खरीदा गया है, बेचा गया है। अब ऑब्वियस सी बातें हैं, मैंने कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदा, वो बाजार में बेचा गया है। यस। मैंने इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीदे, वो भी बाजार में बेचे गए हैं। प्लस सरकार ने जो हमसे टैक्स का पैसा लिया, वो टैक्स का पैसा लेकर सरकार ने उससे भी सामान ही खरीदा है और लोगों को दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी आप जोड़ लो। तो आप मुझे बताइए, अब बाजार में 3 लोग खरीद रहे हैं। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजम्पशन के लिए माल खरीद रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट गुड्स को खरीद रहा है। और सरकार क्या कर रही है, पब्लिक के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रही है। तो अगर मैंने यहां पे कंजम्पशन वाला गुड्स मतलब आम आदमी की परचेज, इन्वेस्टमेंट वाला गुड्स मतलब बिजनेस की परचेज, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट वाली परचेजेस को अगर मैंने जोड़ लिया, तो क्या मेरे पास में वो अमाउंट आ गया कि पूरे बाजार में टोटल डिमांड कितनी रही, मार्केट में टोटल माल कितने रुपए का बिका, ये वाली चीज मेरे पास आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, जल्दी से मुझे जवाब दो इन दोनों बातों का कि क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ रही है। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों का फंडा क्या है। सिंपल सी बात है, मैंने बोला आम आदमी या तो कंज्यूम करेगा, सेव करेगा और टैक्स देगा। तीनों को जोड़ लो तो इनकम का टोटल आ जाएगा, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि इनकम उतनी ही होगी जितना प्रोडक्शन हुआ है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब बाजार के अंदर टोटल कितने का माल बिक रहा है। अब मैंने खरीदा, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। बिजनेस से खरीदा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और बेटा गवर्नमेंट ने खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। अब सुनो, नाउ द पॉइंट, आपका इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। अब ध्यान से सुनना, आपका इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर होंगे। जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर होंगे, वहां पर आपका इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि इंजेक्शन और लीकेज दोनों बराबर हो जाएंगे। बेटा आपको मालूम है ये जो सेविंग हो रही है, ठीक है, और बेटा ये जो टैक्स का पैसा जा रहा है, ये दोनों क्या है, लीकेज। और बेटा ये पैसा वापस इकोनॉमी में कैसे आ रहा है, इन्वेस्टमेंट गुड्स को खरीदने पर और गवर्नमेंट के द्वारा खर्चे किए जाने पर। तो बेटा जब ये लीकेज और इंजेक्शन ये दोनों बराबर होंगे, तभी हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर होंगे तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब जब हमारा लीकेज और हमारा इंजेक्शन दोनों बराबर होंगे, जब हमारी इकोनॉमी में लीकेज और इंजेक्शन दोनों बराबर होंगे, तभी हमारा इक्विलिब्रियम बैठेगा, तभी इकोनॉमी लगातार बिल्कुल कांस्टेंट तरीके से मूव करेगी। अब क्वेश्चन आता है सर लीकेज का क्या मतलब है। बेटा आम आदमी जो पैसा सेव कर रहा है वो इकोनॉमी से, सर्कुलेशन से बाहर निकाल रहा है। आम आदमी ने सरकार को जितना भी टैक्स भरा, वो पैसा भी आम आदमी के पास से सरकार के पास चला गया, वो भी सर्कुलेशन से बाहर हो गया। तो सेविंग और टैक्स ये दोनों क्या है, लीकेज, क्योंकि इनसे पैसा सर्कुलेशन से बाहर जा रहा है। लेकिन यही पैसा सर्कुलेशन में वापस लौट कर आएगा कैसे, सेविंग वाला पैसा वापस लौट कर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट से, और बेटा टैक्स का पैसा वापस सर्कुलेशन में लौट कर आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट जो सेविंग वाला पैसा लीक हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट से
वापस आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। और बेटा जो सरकार को आपने टैक्स का पैसा जमा करवाया, वो टैक्स का पैसा वापस आ जाएगा जब गवर्नमेंट परचेजेस करेगी। टैक्स का पैसा सरकार के पास आया, सरकार इस पैसे को खर्च करेगी, सरकार जब गवर्नमेंट जब परचेजेस करेगी तो ये पैसा वापस इकोनॉमी के अंदर लौट करके आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड बराबर होगी, जब लीकेज और इंजेक्शन बराबर होगा, जब सेविंग प्लस टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट ये इक्वल होंगे, तभी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी, तभी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी। क्लियर है मेरी बात? तभी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी। यस। अब सुनो, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप इसे ये भी बोल सकते हो, जहां पर हमारी सेविंग हमारे इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, जहां पर हमारी सेविंग हमारे इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, जहां पर सरकार को दिया हुआ टैक्स सरकार के द्वारा किए गए खर्चे के बराबर होगा, तभी हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर नहीं होगी। अच्छा, शुभम ने यहां पर एक पॉइंट पूछा है, सर अगर आदमी सेविंग्स बैंक में रखे तब भी सर्कुलेशन से बाहर हुआ, बिकॉज बैंक तो लोन देता है लोगों को। देखो मेरी बात को समझो, हम यही मान के चल रहे हैं कि आपने जितनी भी आम आदमी ने जितनी भी सेविंग करी उसने बैंक में जमा करा दी, और बैंक ने वो सारा का सारा पैसा बिजनेस को लोन के रूप में दे दिया, जिससे बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट गुड्स को खरीदा है। ठीक है, तो ये बैंक की सहायता से ही ये बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये बैंक की सहायता से ही बराबर हो रहे हैं बेटा। बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा, यहां पर मैंने कुछ बात लिखी है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी, टैक्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, ये याद रखना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ये लॉजिक काम में आएंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे बोल दे एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, तो आप समझ जाना कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोडक्शन बताना है। अब आम आदमी की इनकम क्या है, या तो कंज्यूम कर रहा है, या सेविंग कर रहा है, या टैक्स दे रहा है। बाजार में माल कितना बिक रहा है, 3 लोग माल खरीदते हैं, आम आदमी, बिजनेस और सरकार। तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट गुड्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीनों को जोड़ दोगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी आपका इक्विलिब्रियम होगा, तभी मनी का सर्कुलेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। जितनी लीकेज है उतना ही इंजेक्शन है, तो इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहेगी। ठीक है, और बेटा उसकी बात से मैंने आगे आप लोगों को ये सारी बातें समझा दी। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ये काम आएगा। कभी आपको बोले सेविंग्स दे रखा है तो आप ध्यान रखना जितनी सेविंग है उतना ही इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर टैक्स दे दे तो ध्यान रखना जितना टैक्स है उतना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यस एवरीबॉडी गॉट इट। अब सुनो, अब ये इक्विलिब्रियम वाली बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं ग्राफिकली। मित्रों अब ये वाली बात मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा। फर्जी सा ग्राफ है, हम लोग ऑलरेडी 7-8 बार बना चुके हैं, तो आप लोगों को बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, लो भाई, ये हमारी 45 डिग्री वाली जो लाइन है, ये तो आप लोग जानते ही हो, ये हमारी नेशनल इनकम वाली लाइन है। और आप लोग जानते हो हमारी इनकम आउटपुट के बराबर है, और हमारा आउटपुट कितना है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है सर, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स के बराबर। बेटा आपका टोटल प्रोडक्शन कितना है, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स के बराबर। ठीक है, अब जरा अब बात करते हैं हमारा कंजम्पशन कितना है। अब ध्यान से सुनना, एग्रीगेट डिमांड कितनी है। बेटा मैंने एक लाइन यहां पे बनाई, ये लो, ये मैंने एक लाइन यहां पे बनाई, दिस इज, या मैं इसे और थोड़ा कम कर देता हूं क्योंकि लाइनें ज्यादा बनानी है। ये वाली जो लाइन मैंने बनाई, आप लोग जानते हैं बेटा ये क्या है, ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब A प्लस बी वाई, ये हमारी कंजम्पशन वाली लाइन है। बेटा अगर मैं आम आदमी के कंजम्पशन में अगर इन्वेस्टमेंट गुड्स को भी जोड़ दूं, और आप लोग तो जानते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट, तो ये लीजिए बेटा, ये वाली जो लाइन यहां पर बनी,
ये वाली लाइन हो गई C प्लस आई, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और बेटा अगर मैं 3 सेक्टर मॉडल पे काम कर रहा हूं तो मेरी एग्रीगेट डिमांड कितनी है सर? हमारी एग्रीगेट डिमांड है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर। अब बेटा जी मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 लाइनें मैंने पहले बनाई है ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। दरअसल यहां पे इन दोनों लाइनों का कोई भी महत्व नहीं है। दरअसल यहां पर इन दोनों लाइनों का कोई भी महत्व नहीं है। ये वाली लाइनें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। अब मेरी बात को सुनो, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है और बेटा ये जो है ये हमारी एग्रीगेट डिमांड की लाइन है। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो पार्ट है दिस इज ए, आपको मालूम है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड दिस पार्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दिस पार्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये ध्यान रखो कि जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और आपकी एग्रीगेट सप्लाई, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर है, जहां पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हो गई बेटा, वहीं पर हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम। तो ये लीजिए बेटा, ये हमारा पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप तो जानते हो बेटा इसके साथ में हम लोग एक और ग्राफ बनाते हैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स का। तो ये लीजिए बेटा, ये हमारी जीरो लाइन हो गई। इस एक्सेस पे क्या है? इस एक्सेस पे है सेविंग्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप लोग ये वाली बात जानते हो एंड बेटा टैक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप लोग जानते हो बेटा इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट होता है। आप लोग जानते हो बेटा जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट होता है यहां पे। तो देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी है, मतलब यहां पर हमारी जो इनकम है उसमें कितना भी चेंज आए लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और ध्यान से देखो बेटा हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी कांस्टेंट है, वो भी इनकम के साथ में चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, एक बार मैं यहां पे लाइंस को नीचे तक ले आऊं। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो लाइन है ये हमारी है सेविंग प्लस टैक्स की लाइन, सेविंग और टैक्स दोनों मिला के। अब बेटा ये हमारी सेविंग और टैक्स वाली लाइन है और सेविंग प्लस टैक्स वाली लाइन हमारी ये जा रही है। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है बेटा इसे बोलते हैं सेविंग एंड टैक्स लाइन, ये वाली सेविंग एंड टैक्स। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, जहां पर हमारी सेविंग्स और हमारा टैक्स इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर है वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। और ध्यान से देखो, जहां पर हमारा सेविंग और हमारा टैक्स ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट गुड्स के बराबर हो गया, वहीं पर हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आ रहा है। आप देख लो, ये जो है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं YE। YE का मतलब इक्विलिब्रियम इनकम, मतलब यहीं पर
हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब बेटा एक बार इस ग्राफ को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। इवन दो मैं आपको बता दूं ये वाला जो ग्राफ है ना, अभी ग्राफ मुझे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने खास रेलेवेंट नहीं लगते कि हमारे एग्जाम के अंदर ये वाले ग्राफ बनाने को हमसे बोला जाएगा, पर क्योंकि हमारे सिलेबस में है, अब कितना भी बोरिंग हो ये ग्राफ बनाना, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, और बनाकर यहां पर आपको मुझे समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक अपने दिमाग में बिठा लो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर बराबर है वहां पर इक्विलिब्रियम है। नंबर 2, जहां पर हमारा सेविंग और टैक्स लीकेज हमारे इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब इंजेक्शन के बराबर है, जहां लीकेज और इंजेक्शन दोनों बराबर हैं, वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात को समझो बेटा, एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसके बराबर होगा? जितना फैक्टर की इनकम है, मतलब आम आदमी की जितनी आमदनी है वही देश का प्रोडक्शन है। अरे सिंपल सी बात है यार, आज देश में जितना प्रोडक्शन हुआ होगा हमें इनकम भी उतनी मिली होगी, फैक्टर इनकम, फैक्टर रिसीट उतनी हुई होगी। अब हमारी इनकम कितनी है? हमारे कंजम्पशन, सेविंग और सरकार को दिए गए टैक्स के बराबर। अगर मैं अपना खर्चा, अपनी सेविंग और सरकार को दिया हुआ टैक्स जोड़ लूं तो आपको पता चल जाएगा मेरे को इस साल कितना पैसा मिला है, मैंने इस साल क्या कमाया है, और जो मैंने इस साल कमाया है वही इस साल का टोटल आउटपुट है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कंजम्पशन। अब आप मुझे बताओ इस साल कितना माल खरीदा गया है बाजार में? मैंने खरीदा, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन, बिजनेस ने खरीदा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट गुड्स, और सरकार ने खरीदा, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीनों को जोड़ लूं तो पता चल जाएगा बाजार में टोटल माल कितने का बिका है। अब अगर बाजार में होने वाली सप्लाई और बाजार में होने वाली परचेज अगर बराबर है तो हम बोलेंगे हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर है। अब देखो ना, देश में जितना माल बन रहा है उतना माल अगर बिक गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी में किसी भी प्रकार की रुकावट आएगी नहीं, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बराबर बराबर आराम से चलती रहेगी, हमारी इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का स्टॉक जमा नहीं होगा। ठीक है, यस बेटा, ये तो इनकम मेथड से डिटरमिन हो रहा है और ये एक्सपेंडिचर मेथड से डिटरमिन हो रहा है। ये इनकम मेथड हो गया, ये एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। हाँ जी, अरे याद है क्या, एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते थे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते थे, और अपन इन्वेस्टमेंट गुड्स लेते थे, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, वही तो तीन चीजें हैं ये। ठीक है, हाँ जी, यस, बढ़े आगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाली सारी की सारी बातें बहुत बोरिंग है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अब जो बात मैं सिखाने जा रहा हूं ये है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं कि आपके सामने सारे के सारे जो क्वेश्चंस अब आपके आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो इसी पर आएंगे। इसलिए अब जो मैं बात सिखाने जा रहा हूं ये मेन है। तो सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है और अब मैं आपके साथ में थर्ड पॉइंट के ऊपर आ गया हूं। गाइस बेटा कल खत्म हो जाएगा, बेटा मेरी पूरी कोशिश ये है कि ये वाला अपना चैप्टर कल खत्म हो जाए। ठीक है गाइस, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये वाली बात आपने ध्यान से नहीं सुनी तो अभी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को, सब लोगों को आता है, बस मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, आइए अब मेरी बात सुनना। एट इक्विलिब्रियम aggregate demand is equal to aggregate supply. Using this concept, we may develop the following formulas. तो बेटा हम लोग ये फॉर्मूलाज डेवलप कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला? सबसे पहला आप मुझे बताइए
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाई को डिनोट कर रहा है, वाई किसे डिनोट कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को। अभी बताओ ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये किसके बराबर होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड के बराबर। और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक बात मैं यहीं पर आप लोगों को बता दूं कि हम लोग हमेशा ये अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर कांस्टेंट। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में हमेशा ये मान के चलेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। क्लियर है बात? यस। अब मेरी बात को सुनो। अब यहां पर मैं आपके साथ में एक एक बात को डिस्कस करूंगा और फिर मैं उन बातों को कंसोलिडेट करूंगा। आप मुझे जल्दी से ये बताइए, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या? जल्दी से बताइए। यस गाइस, गेट इन्वॉल्व विद मी। यस, बोरिंग बातें खत्म हो चुकी हैं और अब सारी की सारी इंटरेस्टिंग बातें शुरू हो चुकी हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों को आता है। जल्दी से मुझे बताओ कंजम्पशन किसके बराबर होता है? ए प्लस कुछ होता था यार, हाँ सुरवा का जवाब आ गया सर, ए प्लस बी वाई। आकर्ष बोल रहा है सर बेटा सर के बराबर होता है, कंजम्पशन सर के बराबर होता है, सर तुम्हें कंज्यूम कर रहे हैं। वर्णन का जवाब आ गया है ए प्लस बी वाई, हर्ष का जवाब आ गया है ए प्लस बी वाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पे कंजम्पशन का मतलब है ए प्लस बी वाई। अब ध्यान से सुनना, मैं हमेशा इसे वाईडी बोला करता था, पर मैं साथ में ये भी बता रहा था क्योंकि सरकार नहीं है। टू सेक्टर मॉडल में मैं क्या बोलता था, क्योंकि सरकार नहीं है इसलिए हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, इसलिए जो हमारी इनकम है वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। आप लोग तो जानते हैं व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम। जो मेरी इनकम है उसमें से अगर मैं टैक्स का पैसा घटा दूं, जो सरकार को मैंने टैक्स का पैसा दिया वो हटा दूं, तो वो कहलाएगी डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन बेटा टू सेक्टर मॉडल में क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं होती, वहां पर कोई टैक्स ही नहीं होता, तो जो हमारी इनकम है वही हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। लेकिन बेटा जी अब यहां पर आ गई है गवर्नमेंट और यहां पर गवर्नमेंट आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहां पर वाई और वाईडी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए सावधानी पूर्वक लिखें ए प्लस बी वाई नहीं, ए प्लस बी वाईडी। वाईडी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, ए मतलब वो खर्चा जो आपके कंट्रोल से बाहर है, बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपकी खर्च करने की आदत, मतलब आप अपनी डिस्पोजेबल इनकम का कितना प्रतिशत खर्च करते हो, एंड वाईडी मतलब आपकी डिस्पोजेबल इनकम। अब आता है इस सवाल, इस टॉपिक का सबसे मजेदार पॉइंट कि सर आप ये बताओ वाईडी माने क्या? वाईडी माने क्या? मैंने सबसे पहला लिखा वाई, वाई मतलब जो हमारी इनकम है। गाइस जल्दी से बताओ वाई जो है, वाई हमारी क्या है? इनकम, इनकम इनकम इनकम। अब आप मुझे बताइए, मुझे यहां पे डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है, मुझे डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है, तो आप मुझे बताइए डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए मुझे क्या लेस करना होगा? यस गाइस जल्दी से मुझे बताओ डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए मुझे इसमें क्या लेस करना होगा? यस 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 बोल रहे हैं सर इसमें से टैक्स को माइनस कर दो। लो भाई, तो मैंने इनकम में से टैक्स को माइनस कर दिया, ठीक है, y माइनस टी, टैक्स को माइनस कर दिया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर सरकार की तरफ से मुझे ट्रांसफर पेमेंट मिलते हैं, सरकार की तरफ से अगर मुझे ट्रांसफर पेमेंट मिलते हैं, तो क्या वो ट्रांसफर पेमेंट मुझे लेना है या नहीं लेना है? यस जल्दी से बताओ। मैंने अपनी इनकम में से मैंने टैक्स का पैसा माइनस कर दिया, टी मतलब टैक्स, टैक्स का पैसा मैंने माइनस कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर सरकार की तरफ से मुझे कुछ ट्रांसफर पेमेंट मिलते हैं, मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, तो आप मुझे बताइए मुझे विधवा पेंशन मिल रही है, सरकार की तरफ से मुझे ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि वो ट्रांसफर पेमेंट या सब्सिडी जो भी आपको बोलना है, वो ट्रांसफर पेमेंट मेरे को यहां पे लेना है या नहीं लेना है? आप बोलेंगे लेना है,
तो ये लीजिए बेटा, अरे डिस्पोजेबल अमाउंट तो तभी आएगा ना जब मेरे हाथ में कितना पैसा है वो आप निकाल लो। अब जल्दी से मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है इनकम में से टैक्स को हटा दो क्योंकि ये पैसा सरकार ने ले लिया, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, मतलब सरकार ने जो मुझे ट्रांसफर पेमेंट दिया वो जोड़ लो, तो आपको पता चल जाएगा मेरे पास डिस्पोजल के लिए कितना पैसा है, मतलब मेरी डिस्पोजेबल इनकम यहां पर आ जाएगी। गाइस जल्दी से मुझे बताओ, ये वाईडी वाली बात समझ में आ रही है? व्हाट इज वाईडी? डिस्पोजेबल इनकम। मैंने इनकम कमाई, उसमें से टैक्स पे कर दिया तो ये पैसा गया, लेकिन साथ में ट्रांसफर पेमेंट का पैसा आया, तो मेरी जेब में अब इतने पैसे पड़े हैं और यही मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, यस। अच्छा, अब अगली बात सुनो। टी का मतलब होता है टैक्स। टी का मतलब होता है टोटल टैक्स। टोटल टैक्स, टी का मतलब टोटल टैक्स। अब बेटा यहां पे टोटल टैक्स के अंदर हम दो तरह का टैक्स लेकर के चलते हैं। एक होता है कांस्टेंट टैक्स। कांस्टेंट टैक्स का मतलब जहां पे हमारा टैक्स का पैसा फिक्स्ड होता है, मतलब जो इनकम पे आधारित नहीं है, मतलब ऐसा टैक्स जो इनकम पे आधारित नहीं है, गवर्नमेंट ने एक मुश्त हमसे टैक्स ले लिया, उसे हम डिनोट करते हैं टी बार से। टी बार का मतलब होता है कांस्टेंट टैक्स। सरकार ने एक मुश्त हमसे टैक्स ले लिया और वो टैक्स हमारी इनकम पे आधारित नहीं है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? एक बात मुझे बताओ, तुम गाड़ी खरीदते हो, अब जब तुम गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सरकार बार बार तुम्हारी इनकम के बेसिस पर लेती है कि एक ही बार में ले लेती है? सर वो टैक्स तो गवर्नमेंट एक ही बार में ले लेती है। जब तुम मकान खरीदते हो तो जो स्टैंप ड्यूटी भरते हो, वो स्टैंप ड्यूटी का पैसा सरकार एक ही बार में ले लेती है। सरकार वो पैसा एक ही बार में ले लेती है, बार बार हर साल आपकी इनकम के आधार पे नहीं लेती है। तो वो कहलाता है टी बार। टी बार का मतलब वो टैक्स जो सरकार फिक्स्ड अमाउंट में लेती है एक बार, वो आपकी इनकम पे आधारित नहीं है। ठीक है, अच्छा। नंबर दो, दूसरा बेटा वो टैक्स जो आपकी इनकम पे आधारित है, और जो आपकी इनकम पे आधारित है उसे हम क्या बोलेंगे? टी डॉट वाई। टी डॉट वाई का मतलब टी वो वेरिएबल टैक्स की रेट है और वाई आपकी इनकम है। तो आपकी इनकम के ऊपर जो वेरिएबल टैक्स लग रहा है वो भी ले लो। तो टी बार मतलब फिक्स टैक्स, ये आपकी इनकम पे आधारित टैक्स नहीं है। लेकिन टी वाई ये वो वाला टैक्स है जो आपकी इनकम पे आधारित है। आप 10 करोड़ कमाओगे तो 10 करोड़ का 30% देना पड़ेगा, 40 करोड़ कमाओगे तो 40 करोड़ का 30% देना पड़ेगा, 50 करोड़ कमाओगे तो 50 करोड़ का 30% देना पड़ेगा। तो ये जो छोटा वाला टी है ये क्या है? 30%। और वाई क्या है? आपकी इनकम। तो टी बार का मतलब हो गया कांस्टेंट टैक्स, मतलब वो टैक्स जो कांस्टेंट है, जो आपकी इनकम पे आधारित नहीं है। और टी वाई का मतलब वो वाला टैक्स जो आपकी इनकम के ऊपर आधारित है, जो आपकी इनकम के ऊपर लगने वाला है। बेटा जी यहां पर ये तीन बातें मैंने यहां पे आपके सामने लिखी हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको ये तीन बातें समझ में आ रही है? कंजम्पशन का मतलब अब ए प्लस बी वाई नहीं है, कंजम्पशन का मतलब है ए प्लस बी वाई डी, बी इंटू डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? जो आपने इनकम कमाई पहले उसमें से सरकार को टैक्स दो, और टैक्स देने के अलावा टैक्स दे दिया वो हटा दो, और सरकार से जो भी ट्रांसफर पेमेंट आपको मिले वो ट्रांसफर पेमेंट का पैसा आप जोड़ लो, तब जाके पता चलेगा आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितने रुपए की है। देन कम्स टैक्स। टैक्स दो तरह का है, एक है फिक्स टैक्स और एक है वेरिएबल टैक्स। फिक्स टैक्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं टी बार से, और बेटा जो वेरिएबल टैक्स है जो आपकी इनकम पे आधारित है उसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं टी वाई से। टी का मतलब टैक्स रेट और वाई का मतलब आपकी इनकम। बेटा ये वाला जो टी बार है, मैं इसमें मतलब भी लिख देता हूं इसके। टी बार का मतलब है कांस्टेंट टैक्स, मतलब वो वाला टैक्स जो आपकी इनकम पे आधारित नहीं है। और बेटा जो स्मॉल टी है इसका मतलब है टैक्स रेट चार्जेबल ऑन इनकम।
वो टैक्स रेट जो इनकम के ऊपर चार्जेबल है, जैसे इनकम का 30% टैक्स, ठीक है। सुरभा वो सब काउंट नहीं करते, हम इतना इनडेप्थ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे यहां पे टैक्स का मतलब नेट टैक्स ही है, रिफंड वगैरह सब हटा के, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, कंजम्पशन मतलब ए प्लस बी वाई डी, वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट। व्हाट इज टैक्स? कांस्टेंट टैक्स प्लस वेरिएबल टैक्स, ठीक है। अब बेटा जी मैं ये सारे फंडे मिलाकर अब पूरा फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। अब ये सारे फंडे मिलाकर मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, आप समझिएगा। मेरी एग्रीगेट सप्लाई बराबर होने वाली है मेरी एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कंजम्पशन का मतलब क्या है? ए प्लस बी वाई डी, ए प्लस बी वाई डी। सर डिस्पोजेबल इनकम मतलब? सर डिस्पोजेबल इनकम मतलब इनकम माइनस टैक्स। अब जल्दी से याद करके बताओ, टैक्स कितनी तरह का है? दो तरह का, कांस्टेंट टैक्स और वेरिएबल टैक्स। तो मैंने इनकम में से दोनों तरह के टैक्स को माइनस कर दिया और मैंने ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ दिया। तो आप मुझे बताइए, क्या ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम आ गई? तो ए प्लस बी वाई डी, और ध्यान से देखो मैंने वाई डी का मतलब क्या बताया था? इनकम में से टैक्स हटा दो, ट्रांसफर पेमेंट जोड़ दो। देख लो बेटा, मैंने इनकम में से दोनों तरह के टैक्स हटा दिए और मैंने ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ लिया, ठीक। प्लस अब ये तो हो गया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और आप लोग जानते हो यहां पर हमारी अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये दोनों कांस्टेंट है। तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हो गया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चलो बेटा जल्दी से मुझे बताओ, कंजम्पशन का मतलब होता है ए प्लस बी वाई डी, और वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब इनकम में से दोनों तरह का टैक्स हटा दो और ट्रांसफर पेमेंट जोड़ दो, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। उसका जितना प्रतिशत आपकी खर्च करने की आदत है वो हो जाएगा बी वाई डी, ठीक। बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला समझ में आया या नहीं। यहां पर ये बताओ, ये जो मैंने y का फॉर्मूला यहां पे लिखा है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, मैं यहां पर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं। यस, अरे बेटा इसी के ऊपर करेंगे सारे सवाल, यही फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लगाते जाएंगे, सवालों को करते जाएंगे। जल्दी से मुझे बता दो, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया या नहीं? आ गया। अब यहां पर मेरे को जवाब मिल गया है, वर्णन का जवाब आ गया है, हर्ष का जवाब आ गया है, सुरवा का जवाब आ गया है, आकर्ष का जवाब जो है वो भी मेरे पास आ गया है, दीक्षा का जवाब आना बाकी है, कृष का जवाब आना बाकी है। यस भैया, दो जनों का मुझे यहां पे जवाब नहीं मिला है, सुरवा का भी जवाब नहीं मिला। हाँ सुरवा का मिल गया जवाब, सुरवा ने बोल दिया हाँ जी। अच्छा दीक्षा नहीं, दीक्षा बोल रही है सर बोला तो सही मैंने यस। सर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो सर, ऊपर बोल रखा है मैंने यस सर। अच्छा सॉरी 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 भाई सॉरी, कोई बात नहीं। अब सुनो, दूसरा और आखिरी फॉर्मूला मल्टीप्लायर। अब आपको याद है टू सेक्टर मॉडल में हमने डिराइव करके मल्टीप्लायर निकाला था, और आपको याद होगा मल्टीप्लायर क्या था? 1/1 माइनस बी, याद है 1/1 माइनस बी, मतलब वहां पर था 1/1 माइनस बी, ठीक है। लेकिन यहां पर मल्टीप्लायर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड इट विल बी 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट।
और ध्यान से देखो ये छोटा वाला टी है, मतलब ये वेरिएबल वाली टैक्स रेट है, ठीक है। अब बेटा ये इसका लंबा सा डेरिवेशन है, इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला बनाए। तो अगर मैं डिराइव करना चाहूं तो जैसे मैंने वहां पे डिराइव किया था वैसे मैं यहां पर भी डिराइव करके निकाल सकता हूं, लेकिन इतना लंबा डेरिवेशन काम तो आना नहीं है, और इतना लंबा डेरिवेशन काम नहीं आना तो हम इतना दिमाग भी क्यों लगाएं, ठीक है। तो दो छोटे छोटे से फॉर्मूला है, एक इनकम का फॉर्मूला, वाई का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, और दूसरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सिखाया। टू सेक्टर मॉडल में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था 1/1 माइनस बी, और यहां पर है 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। एक और बात बच्चा, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे सॉरी शुभम, मैं तुम्हें भूला नहीं, तुम जवाब देना भूल गए हो नालायक। हाँ बट यहां पे दो फॉर्मूला सफिशिएंट है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा तो बेटा जी इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपको 6 फॉर्मूला याद करने, और उन 6 फॉर्मूला में से ये 2 फॉर्मूला यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं एक और बात, हमारे एग्जाम के अंदर, हाँ बेटा वो जो फॉर्मूला है वो तो लगेगा ही लगेगा, वो तो है ही, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। ये 1 माइनस टैक्स रेट जो है ये इसी फॉर्मूला से डिराइव होकर के आ रहा है, डायरेक्ट लॉजिक नहीं है इसका कुछ भी, ठीक है बेटा। ये जो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये डेरिवेशन से ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलो दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्नों, अब मेरे साथ में ध्यान से आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ में अब कुछ सवालों पर गौर करेंगे। अच्छा जल्दी से बताओ, अब मैं इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आर यू रेडी? क्या आप लोग भी तैयार हैं सवाल करने के लिए मेरे साथ? बोलो बोलो बोलो, टेल जल्दी मुझे बताओ बच्चों कि क्या आप लोगों को इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी बात सुनने वाला ही नहीं हूं, तुम्हें सॉल्व करनी हो या नहीं करनी हो, मैं तो तुम्हें करवाने वाला हूं। आइए जी, आओ बेटा मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन कराऊं। और क्वेश्चन कौन सा करवाने वाला हूं? 16, ठीक। यस, यहां पे दीक्षा वर्णन का जवाब आ गया। यस सर रेडी। किसी ने सही कहा है, राजस्थान के लोगों से पंगा नहीं लेते। ओहो और क्या, राजस्थानियों से पंगा नहीं लेने का है ना। चलो आ जाओ सब बच्चे, अब बिल्कुल ध्यान से। सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी, C इज इक्वल्स टू 10। अब ध्यान से देखो, इसने खुद ने देखो क्या लिखा है, 0.75 YD। जब 2 सेक्टर मॉडल का सवाल आता था ना तब ये सिर्फ Y लिखा करता था, क्योंकि वहां Y और YD दोनों बराबर थे, क्योंकि ना तो वहां पे टैक्स था, ना गवर्नमेंट ट्रांसफर, ना ट्रांसफर पेमेंट था, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर था ही नहीं। लेकिन यहां पर देखो इसने भी सावधानी पूर्वक YD लिखा है। अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे लिखा है I। अब आप लोग ये वाली बात अच्छे से जानते हो, I और S ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन ने घुमाकर आपसे पूछ लिया बताओ सेविंग कितनी, तो डायरेक्टली जवाब देना है इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है 50। अब देखो यहां पर इसने क्या बोला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स ये दोनों बराबर है कितना, 20। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स, आपको मालूम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स दोनों बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम पर, और यहां पर इसने खुद ने भी बता दिया दोनों बराबर है 20। अच्छा, where C is consumption, I is investment, YD is disposable income, G is government expenditure, T is tax, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा यहां पे T बार लिखा हुआ नहीं है, ये T बार लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ T लिखा हुआ है, और सिर्फ T का मतलब ये टोटल टैक्स है। T का मतलब टोटल टैक्स, T बार का मतलब कांस्टेंट टैक्स। क्लियर है बात? अब सुनो,
फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब आपको यहां पे y कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, और आपको यहां पे मल्टीप्लायर जो है वो भी कैलकुलेट करके बताना है। तो बेटा आपको यहां पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करके बतानी है y, और आपको यहां पे मल्टीप्लायर भी कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। ओके बेटा एक सेकेंड, मैं भी अपने पास में ये क्वेश्चन ओपन कर लेता हूं स्क्रीन पर, अदरवाइज करूंगा कैसे। जस्ट 1 सेकेंड। ये लीजिए, ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भी सामने। यस, ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भी सामने आ गया। अब आइए, सबसे पहला सवाल इन्होंने मुझसे पूछा नेशनल इनकम बताओ। आपको मालूम है नेशनल इनकम मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जरा ध्यान से देखें, कंजम्पशन मतलब क्या, ए प्लस बी वाई डी। ए क्या है 10 प्लस बी क्या है 0.75, और इसे मल्टीप्लाई करना है डिस्पोजेबल इनकम से। अब डिस्पोजेबल इनकम कितनी है y माइनस दोनों तरह का टैक्स, और दोनों तरह का टैक्स मिलाकर यहां पर मुझे दे रखा है कितना 20, प्लस करना है ट्रांसफर पेमेंट। लेकिन ध्यान से देखो इस सवाल के अंदर आपको कोई ट्रांसफर पेमेंट नहीं दे रखा, तो बेटा कोई ट्रांसफर पेमेंट आपको नहीं दे रखा है, तो ट्रांसफर पेमेंट हो गया 0, प्लस इन्वेस्टमेंट 50 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20। जल्दी से मुझे बताओ बात समझ में आई या नहीं? गाइस जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, क्या ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है, क्या वो बेटा किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आए क्या? ओके बेटा, किस तरह का डिस्टर्बेंस आ रहा है? ओके, ऑल ओके, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.75 y माइनस, बेटा 0.75 माइनस 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -15 प्लस 50 प्लस 20, तो आ जाएगा y 0.75 y इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस 0.75 y इज इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा 65। यही आ रहा है क्या बेटा? 10 माइनस 15 प्लस 70, तो आ रहा है 65। 65 बेटा इधर आ जाएगा 0.25 y इज इक्वल्स टू 65, y इज इक्वल्स टू 260। तो बेटा पहला सवाल हमसे पूछा था नेशनल इनकम कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। ओके, नेशनल इनकम कैलकुलेट करके बताओ, तो मैंने नेशनल इनकम यहां पे कैलकुलेट करके बता दी 260। अब दूसरी चीज ये हमसे पूछ रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अब प्लीज गौर करना, मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो स्मॉल वाला टी है ये वेरिएबल टैक्स रेट के लिए होता है, लेकिन ध्यान से देखो इस सवाल में कोई वेरिएबल टैक्स रेट गिवन नहीं है। तो आपको मालूम है इस वाले सवाल में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ 1/1 माइनस बी। अब सॉल्व करें तो 1/1 माइनस बी की वैल्यू क्या है 0.75, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये लीजिए बेटा, जो हमारा मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर यहां पर आ जाएगा 4 टाइम्स। अगर यहां पे वेरिएबल टैक्स रेट गिवन होती तो पहले मैं b को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करता और उसके बाद में मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालता, लेकिन क्योंकि यहां पर वेरिएबल टैक्स रेट गिवन नहीं है तो हमने उसे छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। बेटा अगर आपने ये एक क्वेश्चन भी अगर कर लिया
तो अब आप सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ में फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, और अब हर सवाल मजेदार होता जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17, सपोज द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन। ठीक है, कंजम्पशन आपको दे रखा है 100 प्लस 0.75 ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। 100 तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और हमारी आदत है कि हम अपनी डिस्पोजेबल इनकम का 75% खर्च कर देते हैं। 5 मार्क्स, 5 to 8 मार्क्स आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा 200 है। आप ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स ये दोनों हमेशा बराबर होता है, ये 100 है। और ध्यान से देख लो, अब की बार भी आपको टैक्स कांस्टेंट दे रखा है। आप जानते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स भी आपको बराबर दे रखा है, दैट मींस ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट अब की बार आपको दिया गया है 50, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है। सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है। ये तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। y इज इक्वल्स टू, बेटा आप लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम पर एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है किसके? एग्रीगेट डिमांड के। एंड व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? कंजम्पशन। अब ध्यान से देखो, कंजम्पशन इज 100 प्लस 0.75 YD। YD का मतलब क्या है? आप अपनी इनकम लो, उसमें से टैक्स को माइनस कर दो, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दो, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 200, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 100। सॉल्व कर लो। y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y। अब बेटा माइनस, अंदर बचा माइनस का 50, तो माइनस के 50 का 0.75 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 37.5 प्लस 300। सॉल्व करेंगे तो 0.75y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 0.25y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 37.5 प्लस 300, तो आ गया 362.5। और सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1450। तो ये लीजिए बेटा, हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो आ गया 1450। कितना आ गया? 1450। मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा, है ना? चलो बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने सॉल्व किया, ये बात समझ में आ गई? इनकम में से मैंने टैक्स को हटा दिया और ट्रांसफर पेमेंट को मैंने जोड़ लिया। ठीक है, यस। सुरवा बोल रहा है बिल्कुल ठीक है सर, आ गया है। हर्ष ने तो मुझसे पहले ही सॉल्व करके जवाब भी दे दिया था। ठीक है, हाँ ओके। दीक्षा ने बोल दिया यस सर आ गया है, हर्ष ने बोल दिया है आ गया है। क्या बात है। अगर आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो मैं अब आपके साथ में आगे बढ़ सकता हूं, और मैं अब आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा ही आसान सवाल, बड़ा ही मासूम सवाल। ठीक है, तो चलो जरा इस मासूम से सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ में इस मासूम से सवाल को देखिए। ठीक है, यस। आइए जी, क्वेश्चन कहता है फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है नो फॉरेन सेक्टर। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसने विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, यस ठीक है, चलो
अब इधर ध्यान से देखना बेटा प्लीज, अब भागा दौड़ी नहीं, और प्लीज ध्यान से सुनना। यहां पे आपको जानकारी दे रखी है कंजम्पशन इज 75, दिस इज योर ए, ठीक है, ये ए हो गया। 0.5 ये आपका बी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, किसका, y माइनस टैक्स का। अब एक बात मुझे बताओ, ये y माइनस टैक्स लिखना ठीक नहीं है ना सर? मेरी आदत है कि मैं अपनी इनकम का 50% खर्च करता हूं, लेकिन कौन सी इनकम का, डिस्पोजेबल इनकम का, और मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, y माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट। पर इसने देखो यहां पे ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करने के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये पक्की बात है कि इस सवाल में ट्रांसफर पेमेंट नहीं दे रखा होगा। अगर ट्रांसफर पेमेंट दे रखा होता तो ये सवाल इस तरह की गलती नहीं कर सकता था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका है 80, आपको मालूम है ये सेविंग के बराबर है। आपका टोटल टैक्स कितना है, टोटल टैक्स जिसे आप लोग बोलते हो टी, वो कितना है 25 प्लस 0.1 वाई। अब देखो ये तो आपका कांस्टेंट वाला टैक्स है और ये आपका टी वाई है, ये आपका वेरिएबल वाला टैक्स है, तो ये आपका क्या है टी वाई। अब प्लीज सुन लेना, इस सवाल को देखकर आपको यहां पर ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि आपका कांस्टेंट वाला टैक्स कितना है 25, और आपका वेरिएबल वाले टैक्स की रेट क्या है 0.1, मतलब 10%। तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि आपकी वेरिएबल टैक्स की रेट क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे 0.10। अब देखो वेरिएबल वाला टैक्स कितना है 0.1 वाई, मतलब इनकम का 10%, तो वेरिएबल वाला टैक्स कितना है 10%। ये मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ये मल्टीप्लायर निकालने के काम में आएगा। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने को दे रखा है 100, ठीक है, और आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वैसे तो टैक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो, यहां पर आगे क्या कहता है, फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम। आपको यहां पे इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है एक। नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन मजेदार है, तो आइए मेरे साथ में इस मजेदार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कोई ट्रांसफर पेमेंट आपको नहीं दे रखा है। गाइस एक बार मुझे जल्दी से बताओ कि आप लोगों को आवाज एकदम क्लियरली आ रही है? अचानक से मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के मैसेजेस यहां पे रुक गए, तो किसी तरह का कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आइए दोस्तों, मैं जरा अपने सामने वो ओपन कर लूं, क्वेश्चन ओपन कर लूं, क्वेश्चन नंबर 18। यस, ये मैंने स्क्रीन पर ओपन कर लिया है। ओके, चलो, अब सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा जा रहा है नेशनल इनकम बताऊं, तो नेशनल इनकम इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। y इज इक्वल्स टू मेरा कंजम्पशन कितना है 75, मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, प्लस मेरी आदत है कि मैं अपनी डिस्पोजेबल इनकम का 50% खर्च करता हूं, पर क्वेश्चन है मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, y माइनस टैक्स, y माइनस टैक्स, और मेरा टैक्स कितना है, मेरा टैक्स है 25 प्लस 0.10 वाई। बेटा अगर यहां पे ट्रांसफर पेमेंट होता तो मैं उसको जोड़ लेता, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रांसफर पेमेंट मुझे कितना दिया गया है 0, प्लस मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट है 80 और मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 100, ठीक है भाई। अब देखो y इज इक्वल्स टू 75 प्लस 0.50 ब्रैकेट में y माइनस 25 माइनस 0.10 y प्लस 180। सॉल्व करें तो y इज इक्वल्स टू 75 प्लस
0.50, बेटा y में से 0.10 y जाएगा तो बचेगा 0.90 y माइनस 25 प्लस 180। सॉल्व करेंगे y इज इक्वल्स टू 75 प्लस, बेटा 0.5 को 0.9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.45 y माइनस 12.5 प्लस 180। माइनस का 0.45 y इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, बचेगा 0.55 y इज इक्वल्स टू 75 माइनस 12.5 प्लस 180, ये आ जाएगा 242.5। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 440.91 आ रहा है जी, तो y इज इक्वल्स टू 440.91। तो ये लीजिए बेटा अपनी जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो इक्विलिब्रियम इनकम यहां पर आ गई 440.91। अब दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया है मल्टीप्लायर, और आप लोग जानते हैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब देखो बेटा इधर आ जाएगा 1 सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है जल्दी से बताऊं, बी की वैल्यू क्या है 0.50, और 0.50 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस वेरिएबल टैक्स रेट से। तो मैंने बेटा यहां पे 0.50 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टी से, 1 माइनस वेरिएबल टैक्स रेट से। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.45 मतलब 1/0.55, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.55 तो आ जाएगा 1.82 टाइम्स। तो ये लीजिए बेटा हमारा जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर यहां पर आ जाएगा 1.82 टाइम्स। ठीक है, वेरी नाइस बेटा। मैंने यहां पे देख रहा हूं कि यहां पे आकर्ष ने मुझे पहले ही जवाब दे दिया था। बैंकिंग अड्डा जो है वो कुछ कॉस्टिंग की क्लास के बारे में पूछ रहा है। यस बेटा वो वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। हर्ष का जवाब आ चुका है। आकर्ष ने मल्टीप्लायर जो है उसकी वैल्यू भी निकाल के बता दी, और आकर्ष के बाद में हर्ष ने भी बता दिया, सुरवा ने भी बोल दिया डन सर, क्या बात है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पर जो मैंने यहां पर पूरा का पूरा सॉल्व किया, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत लग रही हो तो आप लोग मुझे जल्दी से बोल सकते हो। बेटा अगर आप लोगों को इस सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आप लोगों को लग रही हो तो आप लोग मुझे फटाफट से बोल देना, नो प्रॉब्लम। सो दीक्षा का जवाब आ गया है नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। बाकी जनों का जवाब भी आ जाए तो मैं अगले सवाल की ओर चलना पसंद करूंगा। यस, सुरवा का जवाब भी आ गया है नो प्रॉब्लम, वर्णन का जवाब भी आ गया है, शुभम का जवाब भी आ गया है, सबका जवाब आ गया है। तो आइए बेटा अगर सबका जवाब आ गया है तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहा हूं, और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं देख रहा हूं इसके बाद आगे वाले सवाल में आपको होमवर्क देने की सोच रहा हूं, या चलो 19 और 20 अपन लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद और नहीं करेंगे। चलो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए। फॉर एन इकोनॉमी with the following specification, consumption C is equals to 0.50, वो C is equals to 50 plus 0.75 YD। अच्छा बेटा आप लोग ये ध्यान से देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपका May 21 RTP का क्वेश्चन है, May 21 RTP का क्वेश्चन है। ठीक है, YD, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 200, ट्रांसफर पेमेंट आपको दे रखा है 110, इनकम टैक्स आपको दे रखा है 0.2y,
इनकम टैक्स आपको दे रखा है कितना 0.2y, ठीक है। आपको कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। और बेटा आपको यहां पे एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर मतलब वही मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको सिर्फ वेरिएबल टैक्स दिया है, और ध्यान से देखो बेटा इस सवाल में आपको कोई कांस्टेंट टैक्स नहीं दे रखा, ठीक है। मतलब कोई कांस्टेंट वाला टैक्स नहीं है, सिर्फ वेरिएबल वाला टैक्स है 0.2y, ठीक है। चलो बच्चों से ऐसा सवाल है, May 21 आरटीपी का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला, नेशनल इनकम या इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, लो भैया जरा सवाल देखिए। हाँ जी, ये रहा सवाल मेरे सामने। सबसे पहला कंजम्पशन है ए प्लस बी वाई डी। वाई डी क्या है? इनकम माइनस टैक्स 0.2y प्लस ट्रांसफर पेमेंट कितना 110 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200 प्लस इन्वेस्टमेंट 100। सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू 50 प्लस, बेटा y में से 0.2y जाएगा तो बचेगा 0.8, और 0.8 का 0.75 हो जाएगा 0.6y प्लस 110 का 75% 82.5 प्लस 300। बेटा 0.6y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा 0.4y इज इक्वल्स टू 50 प्लस 82.5 प्लस 300, यह आएगा 432.5। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 1081.25, तो आ जाएगा 1081.25, ये आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। और अब बेटा क्या पूछ रहे हैं? मल्टीप्लायर की वैल्यू बताऊं, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा देंगे 1/1 माइनस बी। हमारा बी कितना है बेटा? हमारा बी है 0.75, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट से, और बेटा हमारी 1 माइनस टैक्स रेट क्या है? 0.20, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/1 माइनस 0.60, 0.75 इंटू 0.8, हाँ, तो आ जाएगा 1/0.40, यानी 2.5 टाइम्स। तो ये लीजिए बेटा आपका जो नेशनल इनकम है वो आ गई 1081.25, और जो आपका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो आ गया 2.5 टाइम्स। यस, अब यहां पे देख सकता हूं कि यहां पे आकर्ष का जवाब आ गया है, हर्ष का जवाब आ गया है, वर्णन का जवाब आ गया है। शुरुआत तो पहले ही बोल रहा था कि सर होमवर्क दे दो इसे, सर इसे आप सॉल्व करवा के हमारा समय बर्बाद ना करें, हम खुद ही कर देंगे, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका होमवर्क है। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों को करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 21 से 4 सेक्टर मॉडल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो, मैं कल आप लोगों के साथ में 4 सेक्टर मॉडल पूरा डिस्कस करूंगा, और 4 सेक्टर मॉडल के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग 4 सेक्टर मॉडल पूरा कंप्लीट करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। यस, ठीक है। नहीं भाग्यश्री, मैंने पहला जो चैप्टर है नेशनल इनकम का और उसके अलावा केनेशियन थियरी का, मैंने ये 2 चैप्टर यूट्यूब पर लिए, लेकिन इसके आगे के जो चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड, वो हमारे सिक्योर्ड मोड पर, मतलब हमारी जो विंडोज ऐप है और एंड्रॉइड ऐप है उसी के ऊपर बाकी की क्लासेस होने वाली है, ठीक है। यस, ओके, एज यू से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है।
4 सेक्टर मॉडल में आप लोगों को समझाऊंगा कल, और पूरा 4 सेक्टर मॉडल अपन कल की क्लास में फिनिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।